नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। अगर रिटायरमेंट के बाद आपको भी आसान और आरामदेह जिंदगी चाहिए तो इसके लिए जरूरी है आप अभी से इसकी प्लानिंग करें। और प्लानिंग के लिए जरूरी है सही विकल्प चुनना कि क्या आपको रिटायरमेंट के लिए म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहिए या फिर एनपीएस यानी नेशनल पेंशन स्कीम आपके लिए रहेगी बेस्ट। इसी पर रहने वाली है खास चर्चा कि रिटायरमेंट का प्लान आप कैसे बनाएं। हमारे साथ दो खास एक्सपर्ट्स हैं, उनसे करते हैं चर्चा की शुरुआत। ऑप्टिमा मनी के एमडी पंकज मठपाल, म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट विश्वजीत पराशर हमारे साथ हैं। पंकज जी और विश्वजीत जी दोनों का बहुत स्वागत है मनी गुरु के खास कार्यक्रम में। रिटायरमेंट प्लानिंग काफी इंपॉर्टेंट गोल्स में से होता है किसी के लिए भी, और इसके लिए एक ऐसा गोल है जिसके लिए बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। सरकार भी सोशल सिक्योरिटी को मजबूत करने के लिए प्रेरित करती रहती है लोगों को, और इसी के तहत एक ऐसी स्कीम है जिसको कहा जाता है नेशनल पेंशन स्कीम, एनपीएस। ये एक ऐसा बेहतरीन प्रोडक्ट है जो कि बाजार में निवेश के साथ साथ आपको रिटायरमेंट के बाद जो पेंशन होती है उसकी भी सुविधा प्रदान करता है। जरा समझने की कोशिश करते हैं एनपीएस के थ्रू और फिर म्यूचुअल फंड के थ्रू आप रिटायरमेंट कॉर्पस कैसे इकट्ठा कर सकते हैं। पंकज जी, एनपीएस पर पहले जरा समझे आपसे, जो ये एनपीएस है कैसे काम करता है और कैसे इससे रिटायरमेंट प्लानिंग की जा सकती है, क्या नियम रहते हैं इसके। स्वाति जी नमस्कार, विश्वजीत जी नमस्कार। देखिए स्वाति जी, रिटायरमेंट एक ऐसा गोल है कि जहां पर पहले आपको पैसा इकट्ठा करना है, एक बड़ा अमाउंट इकट्ठा करना है, और उसके बाद फिर एक टाइम आता है जब आप चाहते हैं कि वहां से रेगुलर पैसा आपको मिलता रहे। तो एनपीएस एक ऐसा विकल्प है जहां पर आप रेगुलर कंट्रीब्यूट करते हैं, और जब पैसा इकट्ठा हो जाता है 60 इयर्स की एज होने पर आपको एक विकल्प मिलता है कि आप वहां से रेगुलरली पैसा विड्रॉ कर सके। तो वो एनपीएस को एनवीटी में आपको कन्वर्ट करना होगा, एनवीटी बाय करनी होगी। तो इस तरह से एनपीएस आपको सुविधा देता है कि पहले कंट्रीब्यूट करके बड़ा पैसा इकट्ठा कीजिए, और उसके बाद जब आपकी इनकम जो रेगुलर इनकम है रुक जाती है, उसके बाद एनपीएस की मदद से ही आप रेगुलर पैसा पाते रहें आपके खर्चों के लिए। बिल्कुल, तो रेगुलर खर्चे के लिए एनपीएस बेहद ही शानदार एक विकल्प है। और इसमें भी विश्वजीत जी दो विकल्प दिए जाते हैं। टीयर 1 अकाउंट खोलना होता है, टीयर 2 अकाउंट खोलना होता है। जरा इस पर थोड़ी सी रोशनी डालिए। ये टीयर 1 अकाउंट क्या है, टीयर 2 अकाउंट क्या है, क्या दोनों खोला अनिवार्य है, क्या एक के बगैर दूसरा अकाउंट खोला जा सकता है, ये जरा प्लीज क्लियर कीजिए। बिल्कुल स्वाति जी, ये जो एनपीएस प्रोडक्ट है ये एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है अगर आप रिटायरमेंट प्लानिंग करना चाहते हैं, क्योंकि इंडिया में सोशल सिक्योरिटी नहीं है। और अगर आप सर्वे भी करेंगे तो 3 में से करीब-करीब 2 लोगों ने अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग नहीं करी होती। तो मैं ऐसे कई बार बोलता हूँ कि अगर आप 10 लोग बैठे हैं तो 8 लोगों ने अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग नहीं करी हुई है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप अपने रिटायरमेंट प्लानिंग को लेके सीरियस हों, क्योंकि यहाँ पे कोई आपको लोन नहीं मिलता। बाकी फाइनेंशियल गोल्स के लिए आपको लोन मिल जाएगा, बट रिटायरमेंट के लिए कोई लोन नहीं मिलता। और क्योंकि आप लंबा जीवन जी रहे हैं, 60 साल के बाद 25, 30, 40 साल अगर आप जीते हैं, तो आपको कोई रेगुलर इनकम नहीं है, तो ये बहुत ही मदर ऑफ ऑल गोल्स बन जाता है। एनपीएस इसी की एक शुरुआत है, गवर्नमेंट की तरफ से बहुत अच्छा कदम है, जिसमें 2 विकल्प जैसा आपने बोला एनपीएस में टियर 1 और टियर 2 2 विकल्प हैं। टियर 1 में जो लाभ है वो है आपको सबसे ज्यादा टैक्स का। तो यहाँ पे तीनों बेनिफिट्स हैं जिसमें कहते हैं एग्जाम्प्ट एग्जाम्प्ट एग्जाम्प्ट। जब आप निवेश करते हैं 1.5 लाख रुपए तक का, वो भी आपको टैक्स एडवांटेज मिलता है अंडर सेक्शन 80C। उसके अलावा 50,000 एडिशनल आप एनपीएस टियर 1 में इन्वेस्ट कर सकते हैं, और अगर आप 30% टैक्स ब्रैकेट में है तो 15,000 का तो आपका टैक्स ही बच जाता है। इसके अलावा जैसा अभी पंकज जी बता रहे थे, जब आप 60 वर्ष के होते हैं तो 60% पैसा आपको टैक्स फ्री मिल जाता है, और 40% आपको पेंशन प्लान या एन्युटी प्लान्स में निवेश करना होता है। वहीं अगर टियर 2 की बात करें तो ये मैंडेटरी नहीं है। ये आपके लिए जरूरी नहीं है कि आपको दोनों ही अकाउंट खोलने हैं, तो आप टियर 1 अकाउंट भी खोल सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि टियर 2 अकाउंट, क्योंकि टियर 1 अकाउंट प्योरली रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए है, टियर 2 जो है वो आप नॉर्मल म्यूचुअल फंड से कंपेयर कर सकते हैं, उसको शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए भी यूज कर सकते हैं। ये तभी खोल सकते हैं जब आपके पास टियर 1 अकाउंट हो, अदरवाइज आप टियर 2 अकाउंट डायरेक्टली नहीं खोल सकते। और यहाँ पे आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, लिक्विडिटी मिलती है, जब चाहे आप पैसा निकाल सकते हैं, डाल सकते हैं, जैसे और म्यूचुअल फंड्स हैं। और सबसे बड़ा लाभ इसमें जो मिलता है वो जो एक्सपेंस रेशियो है, वो किसी भी म्यूचुअल फंड से अगर आप कंपेयर करें तो बहुत
कम है, तो यहाँ पे आपको मैनेजमेंट का जो फीस है, एक्सपेंस रेशियो ये बहुत कम देना पड़ता है, इसलिए ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज बन जाता हाँ, है टियर 2 अकाउंट। तो दोनों में दोनों अकाउंट्स में टियर 1 में ओके। टैक्स पे ज़्यादा लाभ है, टियर 2 में आपके हुँ, शॉर्ट टर्म गोल्स और हुँ। फ्लेक्सिबिलिटी और लिक्विडिटी जैसे बेनिफिट्स मिलते हैं। तो ये आपने क्लियर कर दिया कि टियर 1 और टियर 2 जो खाते हैं एनपीएस के वो क्यों ज़रूरी है और उनमें डिफरेंस क्या है। तो टियर 1 अकाउंट तो आपको खोलना ही होता है, सरकारी कर्मचारियों के लिए तो ये मैंडेटरी है ही। स्पेशली 1 जनवरी 2004 के बाद जो नियुक्त कर्मचारी हुए हैं उनके लिए मैंडेटरी किया गया है। पर टियर 2 अकाउंट आपके लिए वॉलंटरी होता है। अब इसको खोलना चाहिए या नहीं खोलना चाहिए, क्यों खोलना चाहिए रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए? पंकज जी, हम तो ये मानते हैं कि रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए आप म्यूचुअल फंड में निवेश कीजिए, लॉन्गर टर्म के लिए इन्फ्लेशन बीटिंग आपको इसमें लाभ मिलता है। अब एनपीएस का जो टियर 2 अकाउंट है, अगर आपको सिमिलर बेनिफिट्स देता है, तो क्या यहाँ पर ज़्यादा फायदा है या म्यूचुअल फंड में पैसे लगाएं? देखिए, यहाँ पर ये नहीं कहा जा सकता कि म्यूचुअल फंड बेहतर होगा या फिर टियर 2 अकाउंट, क्योंकि दोनों ही ओपन एंडेड है। मतलब जैसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, कभी भी इन्वेस्ट कीजिए और जब चाहे तब निकाल लीजिए। इसी तरह से जो टियर 2 अकाउंट है, वहां से भी आप अपनी मर्जी से पैसे निकाल सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि अगर अकाउंट खोलना है, ये तो बात सही है, जैसे विश्वजीत ने भी कहा कि जिनके पास टियर 1 अकाउंट है वही टियर 2 अकाउंट खोल सकते हैं। लेकिन टियर 2 अकाउंट खोलने के लिए मतलब 1,000 रुपए मिनिमम से आप अकाउंट खोल सकते हैं। उसके बाद आप चाहे किसी साल में पैसे डालें या ना चाहे तो नहीं भी इन्वेस्ट करें। और उसके बाद ये भी मतलब उसमें ये नहीं है कि कितना मिनिमम बैलेंस होना चाहिए, आप चाहे तो पूरा पैसा निकाल भी सकते हैं। तो टियर 2 अकाउंट एग्जैक्टली म्यूचुअल फंड जैसा ही है। पर हम बात कर रहे हैं रिटायरमेंट की। तो रिटायरमेंट के लिए यदि आप चाहते हैं कि टियर 1 अकाउंट जो है वो तो बना ही रिटायरमेंट के लिए है, लेकिन अब क्योंकि आपको अच्छी पूंजी इकट्ठा करनी है, तो आप म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट कीजिए और साथ ही टियर 2 में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। टियर 2 बिल्कुल आपके म्यूचुअल फंड जैसा ही काम करेगा, लेकिन एक बात तो यह है कि एक्सपेंसेस थोड़े यहां पर कम है कंपेयर टू म्यूचुअल फंड्स। जो आपकी फंड मैनेजमेंट फीस होती है वो थोड़ी कम होती है यहां पर। हालांकि बाकी यहां पर बहुत सारे दूसरे भी एक्सपेंसेस होते हैं, यानी कि स्टेटमेंट आपको लेना हो या फिर कंट्रीब्यूशन करना हो, उस पर अलग अलग टाइम पर आपको पेमेंट करनी होती है, फीस पे करनी होती है। पर कुल मिलाकर फिर भी कहा जाए तो चार्जेस आपके कम होते हैं। दूसरी बात यह है कि टियर 2 अकाउंट जो है, क्योंकि यह चाहे एनपीएस टियर 1 की बात हो या टियर 2 की हो, आप ऐसा नहीं कि पूरा पैसा इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो हम यदि बात कर रहे हैं रिटायरमेंट की, जहां पर सेफ्टी और रिटर्न्स दोनों ही इंपॉर्टेंट है, तो यहां पर आप एक हाइब्रिड तरीके से इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो इसके लिए भी आप अपने पोर्टफोलियो में एनपीएस टियर 2 को कंसिडर कर सकते हैं। तो यदि कोई निवेशक चाहे कि वो म्यूचुअल फंड में ही अलग अलग तरह के फंड्स रखे और उससे बनाए पोर्टफोलियो, वो हो सकता है। और अदरवाइज आप चाहें कि थोड़ा कंट्रीब्यूशन आपका एनपीएस टियर 2 में भी हो और साथ में आपके पास म्यूचुअल फंड्स भी हों, तब भी आप इस तरह से एक पोर्टफोलियो बना सकते हैं। और रिटायरमेंट के वक्त आपके पास अच्छा पैसा इकट्ठा होगा। और फिर क्योंकि एनपीएस टियर 2 में ये कंडीशन भी नहीं है कि आपको एनपीएस टियर 1 की तरह एन्युटी बाय करनी है, तो जो पैसा इकट्ठा होगा आप उस पैसे को अपनी मर्जी से विड्रॉ करके कहीं भी लगा सकते हैं। तो अल्टीमेटली यदि गोल आपका ये हो कि आपको एसडब्ल्यूपी करनी है म्यूचुअल फंड से, तो जो एनपीएस टियर 2 में आपने पैसा इकट्ठा किया है, उस पैसे को भी आप विड्रॉ कीजिए पूरा पैसा, और आप म्यूचुअल फंड की किसी स्कीम में ट्रांसफर करके और वहां से एसडब्ल्यूपी कर सकते हैं। हुँ, तो यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा है टियर 2 में। बिल्कुल। इसे आप अपने हाँ, पोर्टफोलियो में रिटायरमेंट के लिए हाँ। कंसिडर कर सकते हैं। बिल्कुल, अभी हमने कुछ समय पहले इनफैक्ट आप दोनों एक्सपर्ट्स के साथ ही शो किया था जब एनपीएस से सिस्टमैटिक विथड्रॉल की सुविधा शुरू की गई। विश्वजीत जी, वही बात यहाँ पर हो रही थी जो पंकज जी ने कहा, उसी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हुए, ये जो लमसम विथड्रॉल है फ्रॉम एनपीएस, ये कितना विथड्रॉल सही रहता है और इसके नियम रूल्स कैसे समझें? देखिए स्वाति जी, जब हम एनपीएस टियर 2 की बात करते हैं और म्यूचुअल फंड्स की, जैसे पंकज जी एक्सप्लेन कर रहे थे, तो मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा कि म्यूचुअल फंड्स में आपको कहीं बेहतरीन डाइवर्सिफिकेशन मिल सकता है अगर आप वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं, क्योंकि रिटायरमेंट तो आपने टियर 1 अकाउंट से कर ली, लेकिन अगर आप वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं तो म्यूचुअल फंड्स में आपको बहुत अच्छा डाइवर्सिफिकेशन मिलता है, क्योंकि यहाँ पे आप मिड कैप फंड्स में भी निवेश कर सकते हैं, स्मॉल कैप में भी निवेश कर सकते हैं, और चाहे तो थीमेटिक और सेक्टोरल फंड्स में भी निवेश कर सकते हैं। तो एक अच्छा खासा एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो आप यहाँ पे बना सकते हैं। जहां तक कि हम टियर 2 की बात करें, तो यहाँ पे मेरे हिसाब से
पीएफआरडीए बहुत अच्छा जॉब कर रहा है, क्योंकि वो नए-नए चीज़ों को इंट्रोड्यूस कर रहा है, जो फीचर्स म्यूचुअल फंड्स में वो काफ़ी हद तक टियर 2 अकाउंट्स में भी हैं, और यहाँ पे भी आप सिस्टमैटिक विथड्रॉल प्लान की तरह ही पैसा विथड्रॉ कर सकते हैं, और आप चाहें तो इस पैसे को, ज़रूरी नहीं है कि 60% पैसा आपको निकालना ही निकालना है, टैक्स फ्री जो मिल रहा है, आप उसको भी निवेशित रख सकते हैं, और अपने एक्सपेंसेस के हिसाब से आप उस पैसे को विथड्रॉ कर सकते हैं, और यहाँ पे आपको उसका फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि ये एक बेनिफिट्स है, क्योंकि अदरवाइज अगर आपको जरूरी नहीं है कि सारा पैसा निकालना है, तो यहाँ पे आप विड्रॉ कर रहे हैं, अपने खर्चों के हिसाब से आप अपना यहाँ पे लिमिट बना सकते हैं और उसको विड्रॉ कर सकते ओके, और एसेट एलोकेशन की जब बात हो रही है पंकज जी, तो जब हम ये टियर 2 अकाउंट की बात करें, जो एक तरीके से म्यूचुअल फंड की तरह ही काम करता है, इक्विटी म्यूचुअल फंड में हम देखते हैं कि मिनिमम आपको 65% तक तो जो एसेट्स है वो इक्विटी स्टॉक्स में लगाने ही हैं। बाकी जो है वो फिर डेट फंड्स वगैरह में लग गया। जो टियर 2 अकाउंट है उसमें क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं? क्या ये एक निवेशक के रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से इसको हम एलोकेट कर सकते हैं? बिल्कुल, देखिए टियर 2 अकाउंट में भी आपके पास में चॉइसेस हैं, और यहाँ पे मैंडेटरी ईसीजी यानी कि इक्विटी, कॉर्पोरेट बॉन्ड और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज 3 एसेट क्लासेस होते हैं। और ऐसा नहीं है कि आप 100% इक्विटी में कर सकते हैं, वो ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, पर 75% तक आप इक्विटी में एलोकेट कर सकते हैं। और मेरी राय में यदि आप लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं, आपको अल्टीमेटली, वैसे तो खैर टियर 2 अकाउंट जो है वो आपका सेविंग्स अकाउंट है, आप कभी भी विड्रॉ करें, कभी भी इन्वेस्ट करें, बट आज हम जो चर्चा कर रहे हैं स्पेशली रिटायरमेंट के हिसाब से हम बात कर रहे हैं। तो यदि आपका मकसद ये है कि टियर 2 में भी जो आप निवेश कर रहे हैं उससे लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट हो, रिटायरमेंट के लिए पैसा बने, तो ऐसे में मेरी राय यही होगी कि इक्विटी एलोकेशन आपको ज्यादा करना चाहिए। और स्पेशली शुरुआती दौर में यदि आप यंग हैं, आपके पास में लंबा समय है अभी रिटायरमेंट के लिए, तब आप इक्विटी एलोकेशन जो है उसे 75% तक रखें, और बाद में जैसे जैसे आपकी एज कम हो तब आप कम कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको यहां पर डाइवर्सिफिकेशन मिल रहा है अक्रॉस द एसेट क्लासेस, इक्विटी, डेट एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। और साथ ही ये भी है, जैसे मैंने कहा, कि समय जब कम हो रिटायरमेंट के लिए, तब आप थोड़ा रिस्क कम करने के हिसाब से अपना कॉर्पोरेट बॉन्ड और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में एलोकेशन बढ़ा लें और शुरुआत में इक्विटी में ज्यादा रखें। मैं पंकज जी इसी से जुड़ा हुआ पूछ रही थी सवाल आपसे कि इक्विटी म्यूचुअल फंड में तो जैसे फंड मैनेजर डिसाइड करते हैं, जो टियर 2 अकाउंट है एनपीएस का, उसमें जो डिसाइड क्या खुद निवेशक करते हैं कि कहाँ उन्हें इन्वेस्ट करना है? क्योंकि जैसे हमें मालूम है एक ऑटो चॉइस है और दूसरा भी एक चॉइस होती है, अगर आप थोड़ा सा उसमें रोशनी डालिए तो उसके ज़रिए आप एलोकेशन अपने डिसाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर एलोकेशन डिसाइड कौन करता है? जी देखिए, टियर 1 में तो चॉइस होती है कि एक्टिव चॉइस और ऑटो चॉइस। एक्टिव चॉइस में आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कितना कंट्रीब्यूशन इक्विटी में करना है, कितना कॉर्पोरेट बॉन्ड में और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में। और हम बात करते हैं ऑटो चॉइस की, तो वहां पर लाइफ साइकिल बेस होता है कि आपको कौन सी चॉइस लेनी है। तो यदि आपने डिसाइड किया है कि आपको LC 25, LC 50 यानी कि लाइफ साइकिल 25, तो 25% आपका इक्विटी में एलोकेशन होगा। यदि आप LC 50 करते हैं तो 50% एलोकेशन इक्विटी में होगा, और यदि 75 करते हैं तो 75% आपका एलोकेशन इक्विटी में हो जाएगा। और एज बढ़ने के साथ साथ ये इक्विटी एलोकेशन कम भी होता जाएगा। बट यदि हम बात करें टियर 2 की, तो यहां पर ऐसी चॉइस नहीं है। टियर 2 में ये रेडीमेड एक बनाया हुआ है कि कितना एलोकेशन होगा, ये पीएफआरडीए के हिसाब से, गाइडलाइन के हिसाब से है। तो अल्टीमेटली मान के चलना है, टियर 2 कर रहे हैं तो आप नेसेसरली हाइब्रिड में ही कर रहे हैं, और इक्विटी एलोकेशन यहां पर कम होता है। तो इसीलिए मैंने शुरुआत में कहा था कि यदि आप निवेश कर रहे हैं रिटायरमेंट के लिए, तो अकेले शायद इससे ही काम ना चले, क्योंकि जैसा अभी विश्वजीत ने कहा कि म्यूचुअल फंड में आपके पास में लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, सेक्टोरल, थीमेटिक सभी तरह की चॉइसेस हैं। तो क्योंकि लॉन्ग टर्म में आपको इक्विटी से फायदा ज्यादा मिलता है, तो इसके लिए म्यूचुअल फंड के साथ साथ यदि आप टियर 2 को कंसिडर करेंगे तो बेहतर होगा। बट सिर्फ अगर आप एनपीएस टियर 2 पर डिपेंडेंट रहेंगे तो शायद उतनी वेल्थ क्रिएट ना हो पाए जितनी कि आप म्यूचुअल फंड में उम्मीद करके चल सकते हैं। बिल्कुल, तो रिटायरमेंट का प्लान बनाना है तो ये दोनों ही जो बेहतरीन प्रोडक्ट्स हैं, एनपीएस और म्यूचुअल फंड, ये दोनों आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। दोनों के अपने अपने फायदे हैं जो हमने पंकज जी और विश्वजीत जी से समझे हैं। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद की चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। बने रहिए हमारे साथ।
आइए अब शो में कुछ दर्शकों के सवाल शामिल करते हैं। आशीष मेहता, ये हमारे एक दर्शक हैं, उनका सवाल हमारे पास आया और उनका सवाल ज़रा लेते हैं। 36 साल की उनकी उम्र है और 15 साल का इनका निवेश का टारगेट है। पोर्टफोलियो में फ़िलहाल 55,000 की इनकी SIP है। इनकी जो वाइफ हैं वो भी 40,000 की SIP करती हैं। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड भी इन्होंने ले रखा है लगभग 10,000 रुपये के। LIC में 5200 रुपये डालते हैं ये। इन टोटल ये इक्विटी मार्केट में 25,000 रुपये डालते हैं। पोर्टफोलियो भी अभी आपके सामने आएगा, जिसमें वैल्यू फंड भी है, 2 वैल्यू फंड इनके पास इनफैक्ट है। स्मॉल कैप का एक्सपोजर भी है, मिड कैप है, बिजनेस साइकिल फंड है, थीमेटिक एक्सपोजर भी है, मिड कैप एक्सपोजर, लार्ज एंड मिड, और इनफैक्ट 2 बिजनेस साइकिल फंड इनके पास हैं। और शायद इनकी पत्नी का पोर्टफोलियो है। इनके अपने पोर्टफोलियो में भी कुछ ऐसे फंड्स हैं जिसमें स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप और लार्ज एंड मिड, इन तमाम जो फंड्स हैं उनके एक्सपोजर हैं। मैं विश्वजीत जी आपसे समझना चाहती हूँ, 2 पोर्टफोलियोज आशीष जी और उनकी वाइफ के साथ में इन्वेस्टमेंट को आगे बढ़ा रहे हैं। ज़रा इनके पोर्टफोलियो को स्टडी कीजिए, इनके फंड्स कैसे लग रहे हैं। कुछ डुप्लीकेशन लग रहा है कि लार्ज एंड मिड कैप है तो 2-3 वही फंड ले रखे हैं, या फिर थीमेटिक फंड में भी कुछ ज़्यादा एक्सपोजर है। कैसा लग रहा है आपको इनका पोर्टफोलियो? बिल्कुल स्वाति जी, आपने बिल्कुल ठीक बोला। इनके पास टोटल मिला के अगर पारिवारिक फंड देखें हस्बैंड और वाइफ के, 18 फंड्स हैं, जिसमें ये 1 लाख के करीब SIP कर रहे हैं। तो पहले तो 18 फंड को मैनेज करना, ट्रैक करना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। दूसरा, सिमिलर कैटेगरीज में ही फंड्स हैं। तो जैसे 5 थीमेटिक फंड्स हैं ओवरऑल पोर्टफोलियो में, तो कहीं न कहीं पोर्टफोलियो को भी थोड़ा बहुत रिस्की बना देते हैं। और वहीं पे स्मॉल कैप और 2 वैल्यू स्टाइल फंड और ऐसे ही 4 मिड कैप फंड्स हैं। तो कहीं न कहीं ओवर डाइवर्सिफिकेशन भी नज़र आ रहा है इसमें। तो मैंने इनके लिए एक ऐसा पोर्टफोलियो बनाया जिसमें फंड्स को थोड़ा कम कर दिया है और इन्हीं कैटेगरीज के जो बेस्ट फंड्स हैं वो मैंने इनके लिए चुने हैं। तो जो ये फंड्स में निवेशित रह सकते हैं मेहता साहब, वो है आपके लिए मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप, जिसमें कि आप 15,000 की SIP कंटिन्यू करें। इसके अलावा आपके पास 4 मिड कैप फंड है, तो मैंने 2 मिड कैप फंड में आपको चॉइस दी है। आप चाहें तो JM मिड कैप में, जहाँ पे आप 10,000 की SIP कर रहे हैं, या फिर फ्रैंकलिन इंडिया प्राइमा फंड जो भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो इसमें भी आप 15,000 रुपए निवेश कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास 2-3 स्मॉल कैप फंड है, तो मैंने आपके लिए जो बेस्ट स्मॉल कैप फंड है HSBC स्मॉल कैप फंड, वो आपके लिए चुना है। तो उसमें आप 10,000 रुपए की SIP कर सकते हैं। यहाँ पे आपने 2 वैल्यू स्टाइल फंड्स ले रखे हैं, तो सिमिलर कैटेगरी के हैं। तो DSP वैल्यू फंड काफी बेहतरीन नजर आता है। तो यहाँ पे भी आप 10,000 रुपए वैल्यू स्टाइल फंड्स में निवेश कर सकते हैं। इसके अलावा जो थीमेटिक फंड्स हैं, जो 5 हैं, तो मैंने उसमें से 2 का चुनाव किया है, जिसमें ICICI प्रूडेंशियल इंडिया अपॉर्चुनिटीज फंड, यहाँ पे आप 10,000 रुपए निवेश करें। इसके अलावा कोटक बिजनेस साइकिल फंड, इसमें भी आप 10,000 रुपए निवेश कर सकते हैं। अक्सर हम ऐसा कहते हैं मेहता साहब कि आपका थीमेटिक फंड्स जो हैं, जो आपके पोर्टफोलियो में अभी 38% है, वो ज्यादा से ज्यादा 15% होना चाहिए, नहीं तो कहीं ना कहीं पोर्टफोलियो थोड़ा रिस्की हो जाता है। इसलिए इसमें थोड़ा सा कमी करी गई है। इसके अलावा प्योर लार्ज कैप फंड मिसिंग था, तो मैंने निपॉन फ्लेक्सी कैप की जगह आपको निपॉन इंडिया का लार्ज कैप फंड सजेस्ट किया है। इसके अलावा बजाज फिनसर्व का फ्लेक्सी कैप फंड, जहां पे आप 15-15 हजार रुपए निवेश कर सकते हैं। तो ये एक ओवरऑल पोर्टफोलियो आपका डाइवर्सिफाइड भी हो जाएगा, रिस्क रिवॉर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बेटर हो जाएगा, और रिटर्न्स का पोटेंशियल भी बना रहेगा। जहाँ पे AMCs का भी आपको डिफरेंट डिफरेंट AMCs का भी आपको एक्सपोजर मिलता है, तो ये भी डाइवर्सिफिकेशन आपके लिए लाभदायक रहेगा। जहां तक कि आपने कुछ गोल्स सजेस्ट सेट कर रखे हैं अपने रिटायरमेंट के लिए और अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए, जो कि अभी 3.5 साल के हैं, तो मैंने एक अनुमान लिया कि अगर आज की तारीख में आपको 50 लाख रुपए चाहिए बच्चे की पढ़ाई के लिए, तो 18 साल का जब बच्चा होगा तो करीब करीब 1,29,00,000 रुपए चाहिए। तो उसके लिए आपके पास 40,000 की SIP होनी चाहिए। आप 1 लाख की SIP कर ही रहे हैं, तो उसमें से 40,000 की SIP आप बिल्कुल इस SIP को अलाइन कर दें इस गोल के साथ, ये बच्चे की पढ़ाई के लिए है। दूसरा, जो 60,000 रुपए आप निवेश कर रहे हैं SIP में, वो आपकी रिटायरमेंट के लिए। तो मैंने ऐसा अंदाजा लगाया कि अगर आपका महीने का खर्च 1.5 लाख रुपए है, तो कहीं ना कहीं आज की तारीख में आपको 3 करोड़ रुपए चाहिए होगा। लेकिन जब आप रिटायर हो रहे हैं 24 साल के बाद, तो करीब करीब 9.5 करोड़ रुपया हो जाएगा, क्योंकि इन्फ्लेशन भी है और आज ही कल इन्फ्लेशन के आंकड़े भी आए हैं। तो कहीं ना कहीं आपको इन्फ्लेशन को कंसिडर करना पड़ेगा। तो ये 9.5 करोड़ का लक्ष्य भी आप आराम से अचीव कर सकते हैं अपनी 60,000 की SIP से। अब
बाकी का जो निवेश है, कहीं आप एडिशन करना चाहते हैं, अपने लाइफ़स्टाइल को इम्प्रूव करना चाहते हैं या बच्चे की शादी के लिए अलग से गोल सेट करना चाहते हैं, तो आपको थोड़ा बहुत स्टेप अप हर साल करना पड़ेगा, उससे वो अचीव हो जाएगा। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड अच्छा विकल्प है, उसमें भी निवेशित रहें। इंश्योरेंस में भी आप निवेश कर रहे हैं, वो भी अच्छा है, तो उनमें भी आप डाइवर्सिफ़ाई करके रखें। तो मेरे हिसाब से ये एक अच्छा डाइवर्सिफ़ाइड पोर्टफोलियो भी बन जाएगा और आपके गोल्स भी इसमें आराम से अचीव हो जाएँगे। जी, आशीष जी, होपफुली आपने सुना होगा, बहुत ही डिटेल्ड में अच्छे से एनालिसिस की है विश्वजीत जी ने। आपके और आपकी वाइफ के पोर्टफोलियो के लिए कुछ बदलाव करने हैं, उनको ज़रूर ध्यान में रखिएगा एंड ऑल द वेरी बेस्ट। अगला सवाल लेते हैं। हमारे पास इस वक्त सवाल जो आ रहा है उस पर ज़रा नज़र दौड़ाएं। हमारे पास सवाल आ रहा है धर्मेश जी का। धर्मेश जी का मौजूदा इन्वेस्टमेंट है लगभग 16,000 का, जो उनकी एसआईपी चल रही है। लगभग 40 लाख का पोर्टफोलियो उनका बन गया है, 30 लाख का, जिसमें इनका 30 लाख का इक्विटी पोर्टफोलियो ही है। 18 साल का टारगेट इन्होंने अपने लिए सेट किया है। हर साल एसआईपी को स्टेप अप भी कर सकते हैं। कह रहे हैं कि 55 साल की उम्र तक 20 करोड़ रुपए इन्हें कमाने हैं। टारगेट इन्होंने रखा है क्योंकि रिटायरमेंट है, और रिटायरमेंट के बाद 50,000 की अगर इनको आय मिल जाती है हर महीने तो वो भी बहुत अच्छा है। पंकज जी, कैसा लग रहा है इनका पोर्टफोलियो? हालांकि इन्होंने फंड्स बताए नहीं अपने, लेकिन फिर भी अगर थोड़ा सा इतनी इन्फॉर्मेशन को लेकर अगर बात हो जाती तो बहुत बेहतर होता। इतनी इन्फॉर्मेशन से कुछ आइडिया लग पा रहा है सर? देखिए, इन्होंने कहा है कि शेयर्स में भी इन्वेस्ट किया है डायरेक्टली, इक्विटी शेयर्स में और इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में। अब नाम तो पता नहीं है, तो ये मानकर चलें कि आपने सोच समझकर इन्वेस्टमेंट किया होगा और हम 12% का सीएजीआर यहाँ पर मान लें, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। तो जो टारगेट लेकर चल रहे हैं, देखिए 45 साल के हैं, 55 की उम्र में चाहते हैं कि पैसे इकट्ठा हो, तो बचते हैं 10 साल। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि 18 साल के बाद में कितना पैसा बनेगा, तो मैं दोनों बताता हूं। पहले बात करते हैं कि 45 की उम्र है और 55 साल में आप चाहते हैं कि कुछ पैसे इकट्ठा हो। 16,000 की एसआईपी है, प्लस इक्विटी में म्यूचुअल फंड्स और इक्विटी शेयर्स को मिलाकर 70 लाख रुपए है। तो 12% के हिसाब से करीब करीब 2,53,00,000 रुपए इकट्ठा हो सकते हैं यहां पर। लेकिन यदि ये इसमें स्टेप अप कर लें तो इनको और फायदा होगा। अगर 2,53,00,000 इकट्ठा हो रहे हैं, क्योंकि जैसे कह रहे हैं कि बड़ा अमाउंट इकट्ठा करना है और फिर एसडब्ल्यू भी करनी है, तो 10% से स्टेप अप कर लें तो करीब 2,70,00,000 रुपए बन सकते हैं। बात यह है कि अमाउंट जो ऑलरेडी इकट्ठा हुआ 70 लाख है, लेकिन जो एसआईपी हो रही है वो बहुत छोटा अमाउंट है उसके हिसाब से, सिर्फ 16,000 का। इसके लिए स्टेप अप करने से भी बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, दूसरी जो बात है कि आपने कहा 18 साल के बाद, आप क्योंकि फोन लाइन पर तो है नहीं तो क्लैरिटी नहीं है, लेकिन मान के चलो कि 18 साल के बाद इतना वक्त हो इनके पास में, तब थोड़ा पैसा अच्छा बन सकता है। यदि 18 साल की बात करें तो करीब करीब इनके पास 6.52 करोड़ रुपए इकट्ठा हो सकते हैं 70 लाख के लमसम और 16,000 की एसआईपी से। और वहां पर यदि ये स्टेप अप भी कर लें 18 साल के हिसाब से, तब इनके पास करीब 7.5 करोड़ रुपए इकट्ठा हो सकते हैं। तो धर्मेश जी, का टाइम हो आपके पास तो 10 साल नहीं, बल्कि जैसा आपने कहा कि 18 साल के बाद कितना हो सकता है, तो उस पर ध्यान दीजिए। और फिर उसके बाद जितना और अधिक इन्वेस्ट कर सके, कि एसआईपी अमाउंट छोटा है आपका, उसे भी बढ़ाने की कोशिश कीजिए ताकि आप इससे भी ज्यादा पूंजी इकट्ठा कर सकें। ऑल द बेस्ट टू यू। राइट सर। ओके सर, तो ये रही धर्मेश जी को राय, और समय इतना ही है। धन्यवाद करना चाहेंगे अपने दोनों ही एक्सपर्ट्स का, विश्वजीत जी और पंकज जी, हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। रुकते एक ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जी बिजनेस।